नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार स्पेशल चर्चा में आज चर्चा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड कानून, जो उसमें बदलाव के लिए संसद में जो नया विधेयक पेश किया जा रहा है, उस विधेयक को नीतीश कुमार की पार्टी, पसमानदा समाज की राजनीति का दावा करने वाली पार्टी ने वक्फ बोर्ड के विधेयक का समर्थन कर दिया। और इसके आगे की बात आपको बताएं तो आगे की परिस्थितियां ये है कि जनता दल यूनाइटेड की राजनीतिक दशा और दिशा क्या होगी। दूसरी महत्वपूर्ण खबर बिहार से कि पटना के बोरिंग रोड में एक जान पार्षद के आवास पर राजद से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली पूर्व सांसद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की खबरें आ रही। तो क्या बिहार की राजनीति अब एक नई दिशा में जा रही है? राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव है, तो उस उपचुनाव में कैंडिडेट कौन होगा? जनता दल यूनाइटेड से 2 नाम चर्चा में है, उन दोनों नामों की चर्चा हम करेंगे। एक नाम तो बड़ा सरप्राइजिंग है, सबको आश्चर्य में डालने वाला है। इन सारे विषयों की चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका एक अपना चैनल है ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ताजा तरीन राजनीतिक हालात की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और बाकी ऋषि मिश्रा जी हमारे यहाँ तो सब्सक्राइब हो ही चुके हैं। इनको हमने अपने दर्शकों के दिलों में बंधक बना लिया है और लिहाजा इन्हें इस बंधक से आजादी मिलेगी नहीं। अभी ऋषि जी सीधा सीधा बताइए, वक्फ बोर्ड कानून को जिस प्रकार से संसद में भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी का एंटीलिया कथित तौर पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। कागजात मैंने देखे नहीं है, इसलिए मैं कथित तौर पर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसे कॉरपोरेट के पक्ष में बताया जा रहा है। देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास बताई जा रही है। और हर देखा जाए तो धार्मिक न्यास परिषद है, जितने इस देश में मंदिर हैं उनके पास भी जमीन है, मठ है उनके पास भी जमीन है। तो ये खास समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन पर लोग आंकड़ा बता रहे हैं कि 9 लाख एकड़ है, तो 8 लाख एकड़ है, तो 10 लाख एकड़ है। बाकी दूसरे धर्मों का नहीं बता रहे। ये राजनीति लोगों को समझ में आती है कि होता इस तरह की राजनीति में होता क्या है। आप देखिए बताइए, जनता दल यूनाइटेड जिसके पीछे पसमानदा मुस्लिम समाज 2005 के बाद जिस प्रकार से राजनीति नीतीश कुमार ने की और कहते हैं कि हम क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म यानी अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करते। ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, इस ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते। वक्फ बोर्ड की बिल को जनता दल यूनाइटेड के द्वारा दिया गया समर्थन जनता दल यूनाइटेड की राजनीति को और बिहार की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करेगा? क्या एक ऐसे वोट बैंक को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भगाने का काम करेगा जिस वोट बैंक और खासकर उस वर्ग की महिलाओं के बीच नीतीश कुमार को लेकर एक सिंपैथी रही है? क्या है इसका पूरा हिसाब किताब? देखिए अभिषेक जी, देखिए इस प्रकार की जो राजनीति है वो बीजेपी को सूट करती है, चाहे सीए हो या एनआरसी हो। मकसद कुछ और होता है, उद्देश्य कुछ और इनका होता है। उद्देश्य मतलब जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो इनकी राजनीति का एक आधार रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये टारगेट करते हुए दिखते हैं। मकसद हो सकता है कि वक्फ बोर्ड कानून में जो रिफॉर्म लाया जा रहा है, हो सकता है कि उसमें कई ऐसे पहलू हों अभिषेक जी जो मुस्लिम समाज के, मुस्लिम कौम के भलाई के लिए हो। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी का आचरण रहा है, ये यदि अच्छे काम भी करते हैं तो लोग खासकर एक कौम शक के दृष्टि से देखते हैं, और देखना लाजमी भी है, क्योंकि इनका जो आचरण है, इनके नेताओं का आप पूर्व में बयान देखिए, इनके तमाम जो पॉलिटिकल जो इनके जो चेहरे हैं, उनका कैरेक्टर देखिए, तो शक होना इनके प्रति एक भाव ऐसा क्रिएट होना लाजमी है। जहां तक जेडीयू की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। यदि इस प्रकार के जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लाखों करोड़ों की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, तो ऐसे लाखों करोड़ों की संपत्ति तो मठ मंदिर और तमाम ऐसे संस्थाओं के पास भी है। जी और मुझे आश्चर्य लगा कि ललन सिंह का बयान आया है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान आया है कि इससे
मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जब जेडीयू के इस प्रकार से ऑफिशियल बयान आ गया, जेडीयू ने वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उसका पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के जो राजनीति है, जो चक्रव्यूह है, राहुल गांधी के जो भाषा में यदि बात करें चक्रव्यूह है, तो उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू फंसती हुई दिख रही है। और इसका नुकसान मुझे लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कई सीटों पे देखने को मिलेगा। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि बीजेपी के तुलना में, यानी एनडीए में तमाम घटकों की यदि आप तुलना करें तो जेडीयू के कुछ उम्मीदवारों को पसमानदा मुसलमानों का भी वोट मिला था जी। और पसमानदा मुसलमानों में खासकर महिलाओं का जो झुकाव उनके प्रति रहा है नीतीश कुमार के प्रति। हालांकि वक्फ बोर्ड में आप पूरे उसको एनालिसिस कीजिएगा, पढ़िएगा, कई ऐसे कानून रिफॉर्म है जिससे मैं भी सहमत हूँ। उसमें महिलाओं का भी मतलब एक तरह से हिस्सेदारी या नहीं मलिकाना ऋषि जी, हक, देखिए इस तरह की तमाम ऐसे चीजें चीजों हैं का तो इस पर एक व्यापक बहस होनी चाहिए। सीधे कानून बना मैं करके आप कानून के लिए आपने मैं पेश कर दिया मैं और 4 घंटे बाद मैं उसी कहेंगे पे आ रहा वोटिंग कर था दीजिए। 4 घंटे की चर्चा में क्या ड्रामा है? मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, ये बीजेपी या खासकर नरेंद्र मोदी की परिपाटी एक तरह से हो गई है। किसान बिल लाया, आपने किसी से चर्चा नहीं किया। आपने नोटबंदी की, किसी से चर्चा नहीं किया। आपने जीएसटी लाया, किसी से चर्चा नहीं किया। तो ये बीजेपी का करैक्टर हो गया है कि कोई भी संशोधन लाएंगे, कोई भी हम कानून लाएंगे, लेकिन विपक्ष से चर्चा नहीं करेंगे। इवन मुझे लगता है कि एनडीए के तमाम जो घटक हैं उनसे भी चर्चा नहीं की गई होगी। तो इस प्रकार का राजनीति, खासकर हिंदुस्तान में जहाँ लोकतांत्रिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, संवाद में जहाँ लोग विश्वास करते हैं। कल 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 सलमान खुर्शीद ने ये कह दिया कि बांग्लादेश जैसी स्थिति इंडिया में भी हो सकती है। मणिशंकर अय्यर ने कह दिया तो काफी लोग नाराज हो गए। लोकतंत्र में क्या होता है? सिर्फ संवाद होता है, किसी चीज पर हम सहमति बनाया जाता है। इंडिविजुअल कोई एक पावर सेंटर नहीं है कि कोई खुद का डिसीजन ले ले। हो सकता है कि आपके रिफॉर्म से उस कौम में या उस धर्म में बहुत से ऐसे रिफॉर्म आए या बहुत से ऐसे आपका उद्देश्य सही हो, लेकिन जिस प्रकार से आप करते हैं लोगों में शक सुबह आपके प्रति बढ़ती जाती है। क्यों नहीं शक करे? मुसलमान इस कौम तरह क्यों का नहीं शक कानून करे? मंदिरों के लिए क्यों नहीं आता? इस तरह का कानून बिल्कुल। मंदिरों के लिए क्यों नहीं है, मठों के लिए क्यों नहीं आता? देखिए, आप चिढ़ाने के लिए इस प्रकार की राजनीति करते हैं, एक खास कौम को टारगेट करते हुए चिढ़ाने की राजनीति करते हैं। आप पूर्व में देखिए इनके मंत्री क्या कहते हैं, इनके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जो है तोतली भाषा में, उनका जो भाषा है थोड़ा तोतली टाइप का भाषा है, तोतली भाषा में कहते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम जितने मदरसे हैं उनको बंद कर देंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि राजेंद्र बाबू और कई हमारे देश के इतने बड़े महान जो नेता हैं, मदरसों से उनकी शुरुआती पढ़ाई मदरसों से हुई है। सर, हमारे पहले गुरु क ख ग घ ABCD सिखाने वाले मौलवी साहब थे। तो बताइए, तो और आप हमारा सिर्फ छोड़ दीजिए, राजनाथ सिंह बता रहे थे कि उनके गुरु मौलवी साहब थे, उनको उंगली पकड़ा के पढ़ाने वाले, देखिएगा यूट्यूब पर। तो ये सिर्फ एक गांव धर्म को में, टारगेट छोटे शहरों में देखिए ऋषि जी, आज भी बिहार के छोटे टाउनशिप में और गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए क ख ग घ ABCD और तरह तरह के मुहावरों के साथ पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए जो मास्टर साहब होते हैं, ज्यादातर मौलवी साहब ही होते हैं। ज्यादातर गांव में आप देखते होंगे मौलवी साहब ही पढ़ाते हैं। और उन गुरु के प्रति जो सम्मान होता है शायद ही आगे, हालांकि सभी गुरुओं के प्रति सम्मान होता है, लेकिन जो सम्मान क ख ग घ ABCD सिखाने वाले, उंगली पकड़ाने वाले गुरु के प्रति होता है, वो एक अलहदा होता है, अलग तरह का होता है। जी। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि आप रिफॉर्म्स लाइए, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा नहीं हो कि ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो लगे कि आप किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं। आप तमाम, खुद नरेंद्र मोदी का बयान देखिए, आप सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आप अपने लोकसभा चुनाव के दौरान उनके बयानों को आपने देखा होगा कि किस प्रकार के बयान, चंद वोटों के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने किस प्रकार का बयान दे दिया था लोकसभा चुनाव में। और ऐसे बयान देने वालों को, ऐसे इस प्रकार के राजनीति करने वाले को बीजेपी में तरजीह मिलती है, प्रमोशन मिलता है। अब गिरिराज सिंह देख लीजिए, उनका यूएसपी क्या है। मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, झारखंड में एक विधानसभा क्षेत्र है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो उस विधायक का नाम चर्चा में आ जाएगा।
तो उस विधायक से हमारी बात हुई, वहां पे 40% मुसलमान है। तो हमने कहा कि आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, 10-12 हजार वोट, आप कैसे चुनाव जीत जाते हैं? तो हंसने लगे, बोले अरे सीधी सी बात है, पोलराइजेशन कर दीजिए ना, पोलराइजेशन कर दीजिए। और अभिषेक जी, मैं एक बात करके खत्म करता हूं, इस प्रकार की राजनीति चाहे इधर के लोग करते हो या उधर के लोग करते हो, चाहे हैदराबाद वाले लंबे कुर्ते वाले और टोपी वाले नेता करते हो, चाहे हमारे गिरिराज सिंह करते हो, चाहे नरेंद्र मोदी करते हो या कोई ममता बनर्जी करती हो, इस प्रकार का राजनीति यदि धर्म का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं तो इन लोगों से बड़ा कमजोर लोग कोई नहीं है। इन लोगों से मतलब कमजोर, मतलब सोच वाले लोग कोई नहीं है। सीधा आप शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाते हैं, 2 धर्मों में लड़ा दीजिए, पोलराइजेशन चुनाव जीत जाइए, क्योंकि आप काम करने में विश्वास नहीं करते हैं, लोगों से संवाद करने में विश्वास नहीं करते हैं। जी ऋषि जी, वक्फ बोर्ड पर जनता दल यूनाइटेड ने जो समर्थन दिया है, निश्चित तौर पर उसे उसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है आगामी चुनाव में। लेकिन चुनाव के साथ साथ जब चर्चा हो रही है तो एक और चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। राज्यसभा की 12 सीटों का बाई इलेक्शन, उपचुनाव, उसमें 2 सीटें बिहार की है और 1 सीट पर तो उपेंद्र कुशवाहा को वादा किया जा चुका है। हालांकि राजनीति में वादे हैं, वादों का क्या, लेकिन हम भी, चूंकि हम भी पत्रकार होने के साथ साथ जनता का हिस्सा ही है, तो नेताओं के वादों पर जब उपेंद्र कुशवाहा को भरोसा है तो भला हम क्यों ना एतबार करें, हम भी भरोसा कर लेते। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की। भाजपा के बारे में कहा जा रहा है दोनों सीटें चाहती है उसकी मर्जी से जाए, यानी एक भाजपा एक उपेंद्र कुशवाहा। चर्चा है 1 सीट जेडीयू को जाएगी। एक का कार्यकाल 2 साल बचा हुआ है, एक का 4 साल बचा हुआ है। अब 4 साल वाला उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है कि 2 साल वाला, एक अलग सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड जो 1 सीट चाह रही है, वहां 2 बड़े दावेदार सामने आ रहे हैं। अब वो दावेदार है या पार्टी की रणनीति है, किसे भेजती है? मेरी जानकारी के मुताबिक मनीष वर्मा फ्रंट रनर है 1 सीट के लिए, लेकिन कल रात से अचानक झारखंड के विधायक रहे, अब तो 2 महीने ही कार्यकाल बचा है, आखिरी सत्र भी हो गया झारखंड में, सरयू राय जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। सरयू राय का नाम भी 2 वजहों से चर्चा में आ रहा है। अब उसके पीछे कहा जा रहा है कि एक तो झारखंड की राजनीति में चूंकि नॉन ट्राइबल, गैर आदिवासी, भाजपा ने कोशिश की थी, आपको याद होगा 26% वहां ट्राइबल है, 74% गैर ट्राइबल, नॉन ट्राइबल है, तो वो राजनीति करने की कोशिश की थी रघुवर दास के सहारे। कई लोग कहते हैं कि रघुवर दास के सहारे जो राजनीति भाजपा ने की, अगर वो राजनीति सरयू राय को सीएम बना के की होती तो शायद वो सत्ता से बाहर नहीं होती। खैर, सरयू राय अब जेडीयू में है और जेडीयू में झारखंड में बड़े चेहरे के तौर पर उनको पेश करने की तैयारी है। सीएम को हरा चुके हैं, जायंट किलर है। दूसरी चर्चा ये है कि बक्सर की राजनीति में एक तरह से आरा बक्सर इलाके की, जो बक्सर कैमूर की राजनीति है, वहीं से आते हैं सरयू राय, जहां से जगदानंद सिंह और उनके बेटे सुधाकर सिंह आते हैं। कहा जा रहा है उस राजनीति में जनता दल यूनाइटेड उन्हीं की बिरादरी के, यानी राजपूत बिरादरी के एक नेता को राज्यसभा भेजकर इस इलाके में भी उन्हें सक्रिय कर, झारखंड के साथ साथ इधर भी सक्रिय कर, एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती है। आपका क्या मानना है? उपेंद्र कुशवाहा तो तय है, दूसरा चेहरा जदयू की तरफ से कौन जा रहा है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की नाम पे तब मोहर लगी थी जब सम्राट चौधरी अध्यक्ष थे। हालांकि सम्राट चौधरी के लेवल पे इस प्रकार के डिसीजन नहीं लिए गए होंगे। हाँ, उनसे कंसल्टेशन जरूर किया, राष्ट्रीय नेता कंसल्टेशन जरूर किया, उन्होंने किया होगा, सलाह मशवरा जरूर लिया होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को यदि प्रॉमिस किया गया है तो मुझे लगता है कि पार्टी के सर्वोच्च जो लीडरशिप है, बीजेपी की जो सर्वोच्च लीडरशिप है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनके लेवल पे लिया गया होगा। और यदि उनके लेवल पे लिया गया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस डिसीजन में फिर फेरबदल देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपके बात से भी सहमत हूँ, राजनीति में कोई चीज अस्थिर नहीं होती है, प्रॉमिस बदला भी जा मनोज सकता सिन्हा, है। अरे ऋषि जी, मनोज सिन्हा के गांव से लोग ट्रेन पकड़ के चल चुके थे लखनऊ के लिए 2017 में, ये मुख्यमंत्री जी बन रहे हैं, याद है ना क्या हुआ था? जी, मनोज सिन्हा तो पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिए थे, पूजा पाठ करना शुरू कर दिए थे, सब कुछ हो गया था। मंदिर के जी, तो द्वारे द्वारे इसलिए घूम रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि यदि कुशवाहा समाज को साधना है, नीतीश कुमार को चेक एंड बैलेंस करना है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा की अपनी एक रणनीति भी हो सकती है
उपेंद्र जी। कुशवाहा को भेजा जा सकता है। तो एक तो ये उपेंद्र कुशवाहा का नाम लगभग तय है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ मनीष वर्मा और सरयू राय को लेकर जो चर्चा है, तो चर्चा ये भी है कि मनीष वर्मा को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण और एक जो वफादार जो चेहरा है वो चाह रहे हैं, जिनका प्रशासनिक अनुभव भी हो और नीतीश कुमार के प्रति लॉयल भी हो, तो उसमें मनीष वर्मा बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो मनीष वर्मा का जो नाम का चर्चा है अभिषेक जी, वो मंत्रिमंडल के लिए भी है। ये भी चर्चा है कि वो वो डिप्टी पटना सीएम भी रहेंगे बनाया। कि दिल्ली जाएंगे मनीष वर्मा? देखिए दिल्ली में तो एक संजय झा ऑलरेडी हैं, ललन सिंह ऑलरेडी हैं। अब संजय झा पे नीतीश कुमार का विश्वास नहीं हुआ तो चेक एंड बैलेंस के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि दो ऐसे वहां पहलवान ऑलरेडी हैं जिनकी वफादारी को लेकर समय समय पे सवाल उठाया जा रहा है। ललन सिंह को लेकर आपने देखा है ये पूर्व में किस प्रकार से उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया था, और संजय झा को आप हमसे बेहतर जानते हैं, अति महत्वाकांक्षी हैं। और नीतीश कुमार तो अपने राजनीति के उस्ताद हैं, खिलाड़ी हैं, तो जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा होगा, कौन कितना महत्वाकांक्षी है। तो चेक एंड बैलेंस की स्थिति होगी तो हो सकता है मनीष वर्मा को भेजा जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मनीष वर्मा को हो सकता है कि कैबिनेट में या राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन जहां तक सरयू राय का मसला है, मुझे लगता है कि सरयू राय को चुनाव लड़ाने के मूड में होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए सरयू राय जो हैं वो मनीष वर्मा नहीं उनका है। नाम भी राज्यसभा के लिए चलना शुरू हो गया है। देखिए राजनीति में नाम चलता है, हो सकता है सरयू राय राज्यसभा चले भी जाए, लेकिन सरयू राय का जो मिजाज रहा है, आप समझ जाइए वो आदमी इतना दमखम वाला है, इतना कॉन्फिडेंस वाला है लेकिन कहा कि जाता है कि जब बेहद ईमानदार और लॉयल आदमी है। भाजपा को उन्होंने धोखा नहीं दिया, भाजपा ने उन्हें धोखा दिया। और ये भी देखिए कहा जाता है कि चाहे टस से मस हो जाए, अगर वो नीतीश कुमार के साथ आ गए तो कोई भी लालच उन्हें कोई दे दे, जब तक नीतीश कुमार उन्हें खुद से दूर नहीं करेंगे, नीतीश कुमार को धोखा देके वो नहीं जाएंगे। उनके व्यक्तित्व को जानने वाले लोग कहते हैं, तो ये प्लस पॉइंट उनके पक्ष में उनको दिल्ली पहुंचाने में मददगार हो सकती है, ऐसा पटना में मौजूद सूत्रों के गलियारे में मौजूद सूत्रों का कहना है। मैं आपके बात से सहमत हूँ। सरयू राय आज के नेता नहीं है, नीतीश कुमार के बचपन के मित्र हैं, भाजपा में उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस मिजाज के सरयू राय हैं, जो व्यक्ति जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक था और जमशेदपुर पूर्वी से ताल ठोक के, वो भी राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री के विरुद्ध ताल ठोक के चुनाव लड़ा हो और पटकनी दिया हो, क्या वो व्यक्ति बैकडोर वाली राजनीति करना पसंद करेंगे, राज्यसभा जाना पसंद करेंगे? सवाल ये है। मान लीजिए सरयू राय समझौता करना ही होता तो बीजेपी उस समय में समझौता कर लेते, बैकडोर से एमएलसी या राज्यसभा चले गए होते, लेकिन वो ताल ठोक के, अब समझ जाइए राज्य झारखंड भाजपा में सबसे बड़े चेहरा उस समय सरयू ये थे, रघुवर दास थे, और रघुवर दास के विरुद्ध अपने विधानसभा छोड़कर इनके विधानसभा पे, अरे क्रिकेट के भाषा में बात करें तो उनका पिच छोड़ के उनके पिच पे जाके, अब कोई फास्ट बॉलिंग खेलता है वो स्पिन के पिच पे जाके बैटिंग करके डबल सेंचुरी मार दे, सरयू राय मुख्यमंत्री को पटकनी दे दे, तो ऐसे मिजाज वाले लोग क्या राज्यसभा जाना पसंद करेंगे? तो उससे मैं ये कंक्लूड करता हूं कि सरयू राय राज्यसभा जाने से बेहतर वो चुनाव लड़ना पसंद करेंगे और जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ेंगे। तो जाएगा कौन राज्यसभा? सवाल उठता है, आपने कहा कि ऋषि मिश्रा जी, आपने कहा कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार पटना में रखना, अपनी कैबिनेट में जेडीयू से एक डिप्टी सीएम की भी चर्चा है, किसी तरह से पटना में रखना ज्यादा पसंद करेंगे, आपका मानना। वहीं दूसरी तरफ सरयू राय को झारखंड की राजनीति में रखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो सवाल यह है कि भेजेंगे किसे? देखिए मनीष वर्मा, अधिक संभावना है कि मनीष वर्मा राज्यसभा जाएंगे, लेकिन चर्चा, देखिए हम लोग पत्रकार हैं, परिस्थितियों पे चर्चा करते हैं, संभावना ये भी हो सकता है, सरप्राइज एलिमेंट की तरह लाए थे, खीरू महतो को सरप्राइज एलिमेंट की तरह लाए थे नीतीश कुमार, कोई नहीं सोचा था कि ये होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरयू राय को नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल करवा लिया है, लेकिन सरयू राय के नाम पे बीजेपी सहमत होती है या नहीं होती, ये देखना होगा। यदि जेडीयू अकेले लड़ती है तो कितना नुकसान पहुंचाएगी बीजेपी को, क्योंकि जो गैर यादव
गैर अरे मालिक एक आदिवासी बात जो बताइए, नीतीश कुमार के रहमो करम पर दिल्ली में सरकार चल रही है। अब नीतीश कुमार को किसी नाम पर सहमत कराने के लिए बीजेपी से पूछना पड़े तो फिर नीतीश कुमार को इस गठबंधन में रहने से फायदा क्या है? लेकिन कई ऐसे डिसीजन हुए हैं अभिषेक जी जिससे लग रहा है कि इनके रहमो करम पे बीजेपी जरूर है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी है। आप देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था, क्या वो हो पाया? अभी जो रिजर्वेशन वाला मामला है जिसका कोटा बढ़ा के 75% कर दिया गया है, क्या उस पे ये सहमति बन गई है? 9वीं अनुसूची में नीतीश कुमार डलवाने में सफल रहे हैं। तो ये कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, उससे ये लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार वो दबाव बनाने में सफल रहे हैं जितना दबाव बनाना चाहिए। तो ये है कि सरयू राय बीजेपी, झारखंड बीजेपी के लिए सबसे बड़े एंटी बीजेपी एलिमेंट है। तो एंटी बीजेपी एलिमेंट को बीजेपी पचा पाती है, नहीं पचा पाती है? कितने सीटों पे सहमति बनती है? 11 सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़ना चाह रही है। तो ये एक आने वाले दिनों में देखना होगा। यदि सरयू राय जैसे महत्वपूर्ण चेहरा जेडीयू में शामिल होते हैं और हो भी गए हैं और गठबंधन नहीं हो पाता है तो फिर जेडीयू अकेले लड़ेगी, और जेडीयू अकेले लड़ेगी तो गैर आदिवासी वोटों में सेंध लगेगा, और गैर आदिवासी वोटों में सेंध लगेगा तो इसका डायरेक्ट नुकसान बीजेपी को होगा। जी, अब तो सवाल ये ये उठता है तमाम ऋषि जी, ये झारखंड की राजनीति और बिहार की राजनीति इस मामले में टकरा रही है और नीतीश कुमार बीच से, वैसे नीतीश कुमार कोई नहीं जानता, कोई तीसरा नाम उठा करके किसी को राज्यसभा पहुंचा दे तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अक्सर वो ये गेम खेलते रहे। बहुत चर्चा हो रही थी कि अमुक व्यक्ति चर्चा एक ये भी है, निशांत जो उनके पुत्र हैं उनके किसी मित्र का, जो निशांत के करीबी हैं, मैं नाम नहीं जानता हूं क्योंकि उस पर मुझे कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन एक खबर चर्चा जोरों पे है पटना में कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र निशांत के कोई क्लोज फ्रेंड है, उनको भी राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही है। तो ये संभावनाओं का खेल है राजनीति, कब क्या हो जाए, कब नीतीश कुमार क्या डिसीजन ले ले। लेकिन बीजेपी का जेडीयू से गठबंधन नहीं होता है झारखंड में तो आज लिख लीजिए, जेडीयू फिर अकेले चुनाव लड़ेगी और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। गठबंधन झारखंड की बात आप कर रहे हैं, हम बिहार के गठबंधन की बात करते हैं। कल एक गठबंधन तो नहीं लेकिन चाय या डिनर कुछ हुआ है, और वो हुआ है सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, जो राजद से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी और राजद को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था सिवान में। अगर राजद वहां नहीं होता तो हिना साहब चुनाव जीत ही गई। हिना साहब के बारे में खबर आ रही है कि उनकी मुलाकात लालू यादव और तेजस्वी यादव से बोरिंग रोड में, आपने ट्वीट भी किया है, मैं आप ही के ट्वीट का सहारा लेकर बोल रहा हूं, हालांकि चर्चा मैंने भी सुनी कि बोरिंग रोड में एक एमएलसी के घर पर, विधान पार्षद के घर पर मुलाकात हुई है और गिले शिकवे दूर करने की कवायद, अपनी तरफ से बर्फ पिघलाने की कवायद शुरू हो गई है। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं? ऐसे या चाहे 3 महीने में हो या 15 महीने में हो, होना तो है ही, ज्यादा दूर वैसे भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हिना साहब और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो दूरियां बनी हुई है वो पाटने की कवायद का असर क्या होगा, और आपको क्या लगता है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, ये दूरियां घटाने की कवायद हिना साहब ने शुरू की या लालू यादव ने शुरू की, तेजस्वी यादव ने शुरू की? देखिए, लालू यादव ये समझते हैं और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, दो ऐसे नेता यदि राजद के फोल्ड में होते तो कई सीटों के नतीजे आज कुछ और होते। एक तो हिना साहब हैं, दूसरा पप्पू यादव हैं, तीसरा कन्हैया कुमार यदि कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ते और बिहार में कन्हैया कुमार यदि फोकस करते तो चुनाव का मोमेंटम कुछ और होता और बेगूसराय नतीजे जरूर, मुजफ्फरपुर कहीं भी पलट देते चुनाव। नतीजे प्रभावित करने में ये तीनों नेता सक्षम हैं। और आपने देखा भी होगा गोपालगंज के बाई इलेक्शन में हिना साहब ने एआईएमआईएम के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था और उसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ा था बाई इलेक्शन में। और हिना साहब बिना किसी पार्टी के समर्थन प्राप्त किए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, वो राजद को वहां तीसरे नंबर पर धकेल देती हैं और लड़ाई वहां जेडीयू और हिना साहब के बीच रही। हिना साहब नंबर 2 पे रहे और हिना साहब को जिस प्रकार से राजद ने एक तरह से
दूरियां बना रखी थी, उसका नुकसान आपको सिर्फ सिवान में नहीं, गोपालगंज, छपरा, तमाम ऐसे लोकसभा क्षेत्रों में देखने को मिला है। और दूसरी बात, राजद और राजद के जो रणनीतिकार हैं उन पर यह तोहमत लग रही है कि पहले के तुलना में, 19 के तुलना में, 14 के तुलना में इन्होंने जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा चुनाव में उन्होंने कम कर दी है। तो मुसलमानों की नाराजगी है और लालू यादव एक बेहतर रणनीतिकार हैं, बेहतर राजनेता है और चुनाव से पहले वो तमाम जो 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 नट बोल्ट है उसको मतलब टाइट करना नट बोल्ट को टाइट करने के प्रयास में है। तो उसी क्रम में मुझे लगता है कि वो हिना साहब को मनाने का प्रयास लालू यादव किए होंगे, पुराने रिश्तों का हवाला दिए होंगे। जो पुलिस रिकॉर्ड है, जो न्यायालय का फैसला है शहाबुद्दीन के बारे में, वो अपनी जगह है, उसका हम सम्मान करते हैं, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन शहाबुद्दीन का राजद के लिए जो योगदान है वो एक दूसरा पक्ष है। उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस समय लालू यादव 1997 में सत्ता बचाने की का संघर्ष कर रहे थे, नई पार्टी खड़ी कर रहे थे, उस वक्त भी पार्टी में विधायकों को जोड़ने में शहाबुद्दीन की बड़ी भूमिका थी। जिस वक्त 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार की सरकार बन गई थी, 7 दिनों में नीतीश कुमार की सरकार अगर गिरी और राबड़ी देवी सरकार की पुनर्वापसी हुई 2000 में, उसमें शहाबुद्दीन की भूमिका को पूरा बिहार जानता है। कहने का मतलब यह है कि लालू यादव के लिए शहाबुद्दीन की निष्ठा में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां तक कि महागठबंधन सरकार के दौर में भी शहाबुद्दीन ने यह कहा कि हमारे नेता तो लालू यादव है, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता नहीं हो सकते। ये शहाबुद्दीन का बयान था मीडिया में। परिस्थितियों का मुख्यमंत्री भी कहा था जी, अपना नेता उन्होंने लालू यादव को माना। लेकिन शहाबुद्दीन के दिवंगत होने के साथ जो दूरियां बढ़ी, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि राष्ट्रीय जनता दल में जब पीढ़ीगत परिवर्तन हुआ, लालू यादव से तेजस्वी यादव की जमात जब सत्ता में, राजद की सत्ता पर काबिज हुई, बिहार की सत्ता पर नहीं, राजद पर काबिज हुई, वहां पर तेजस्वी यादव ने पार्टी में जो नयापन लाने की कोशिश की, उस नयापन के दौर में शहाबुद्दीन के परिवार को भी उपेक्षा झेलनी पड़ी पार्टी में। ये बात सर्वविदित है। अब जो कवायद हो रही है, इस कवायद के बाद बिहार की सियासत में आपको किस तरह की भूमिका शहाबुद्दीन परिवार की दिखती है? देखिए, एक बात तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, शहाबुद्दीन साहब के बेटे में उतनी मैच्योरिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैच्योर, क्योंकि राजनीति में मैच्योरिटी बड़ा महत्व रखता है। हालांकि उनकी पत्नी बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है। आपने लोकसभा चुनाव में ऐसे कई डिसीजन उन्होंने जो ली, उससे ऐसे लगता है कि वो बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा, बहुत शालीनता के साथ, बहुत सभ्य तरीके से, और बहुत गंभीर राजनेता। किसी उम्मीदवार के ऊपर कोई व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं हुई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा हिना साहब जी ने। इस बात की जितनी तारीफ की जाए, हार जीत अपनी जगह। मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से उनके पुत्र जो हैं आगामी विधानसभा चुनाव में राजद की तरफ से उम्मीदवार होंगे। अब कहाँ से होंगे ये हिना साहब तय करेंगी, पार्टी तय करेगा। और हिना साहब को बैकडोर के माध्यम से या तो राज्यसभा आने वाले दिनों में, ऐसा यदि परिस्थिति ऐसा बनता है, राजद के पास ऐसे 2026 की सब, हाँ, तो उनको बैकडोर से राज्यसभा भेजा जा सकता है या विधान परिषद भेजा जा सकता है। ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है और मुझे लगता है कि इसका फायदा राजद को गोपालगंज, सिवान और तमाम क्षेत्रों में मिलेगा। जो मुस्लिम तबके में एक राजद के लिए कहीं कहीं नाराजगी दिख रही है। और देखिए, इस नाराजगी को भुलाने के लिए एक नए प्लेयर आ गए हैं, प्रशांत किशोर। और आप देख लीजिएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जो है, पढ़े लिखे मुसलमानों को, अधिक से अधिक युवा मुसलमानों को, जो पढ़े लिखे हैं उनको अधिक से अधिक टिकट देंगे। खासकर महिला मुसलमानों को फोकस कर रहे हैं। तो इस चीज का भनक लालू यादव को भी है। तो इसी क्रम में मुझे लगता है कि जो नट बोल्ट जो थोड़ा ढीला हो गया था राजद का, एमओआई में एम का, तो एम को दुरुस्त करने का ये प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आखिरी सवाल पर आते हैं ऋषि जी, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। जब से पटना के बापू साहब सभागार में जन सुराज का सम्मेलन हुआ है, काफी भीड़ जुटी थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं देव दनादन प्रशांत किशोर लगातार इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, यूट्यूब मीडिया तक, हर जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं। हत भोजपुरी, हिंदी, जो जिस भाषा में पहुंच जाए, जहां तक जो भाषा उनको आती है उसमें वो इंटरव्यू दे रहे हैं।
कन्हैया कन्हैया बेलारी को बेलारी भी जी दिए को भी हैं। दिए हैं। दोनों आदमी एक ही इलाके के हैं ना, 10-20 किलोमीटर तो की दूरी के हैं। तो भोजपुरी में पहले पत्रकार होंगे जो भोजपुरी भाषा में, वो बीच बीच में भोजपुरी भाषा में, और नहीं उनका नहीं, जो भोजपुरी स्टाइल देखिए, है, उनका जो स्टाइल प्रशांत है किशोर, बहुत ही अट्रैक्टिव स्टाइल है बात नहीं नहीं करने वो का। स्टाइल ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर भोजपुरी बोलते हैं, इतने दिन अमेरिका में रहे, सब कुछ रहे, इस बात के लिए तो मैं खुद भोजपुरी भाषी हूँ, और इस बात के लिए हम उनके मुरीद हैं। बड़ा बढ़िया भोजपुरी बोलेलन प्रशांत किशोर जी, ये बात माने के पड़े। तो सवाल यही है ऋषि जी, दे दनादन इंटरव्यू जो प्रशांत किशोर दे रहे हैं, क्या मकसद है उनकी? अचानक सक्रियता बढ़ गई है, सुने हैं 2 अक्टूबर को पार्टी बनाएंगे, और अगस्त के महीने में अभी 1.5-2 महीने बाकी है, दे दनादन इंटरव्यू चल रहे हैं प्रशांत किशोर के। एक प्रोग्राम, एक चैनल पे मैंने देखा कि उन्होंने कह दिया है नीतीश कुमार को 20 सीटें भी विधानसभा में आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो देखिए, ऐसे बड़े बड़े दावे नहीं करेंगे तो माहौल कैसे बनेगा, लोकसभा में भी नैरेटिव दावे कैसे? किए थे, लोकसभा में कि नरेंद्र मोदी को कहा कितनी सीट आ रही है, नहीं तो फेल हो गया। ठीक है, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी ना, कम से कम 240 सीटें हैं प्रशांत किशोर के दावे बीजेपी। के अनुरूप तो सीटें नहीं आई। अब दावे, प्रशांत किशोर तो कोई ब्रह्मा जी का अवतार तो है नहीं कि एग्जैक्ट सीट बता देंगे, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी ना। एक एक जो अच्छा ये सेंटिमेंट बताइए, प्रशांत आप जो किशोर कह ने रहे हैं पकड़ा। ऋषि जी, प्रशांत किशोर छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस के लोगों से भी कैमरा हटा के पूछते अगर कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बन रही है, तो क्या किसको नहीं पता था इस देश में? ये एक हमारा बात सही मोची है। भाई जो किसी तरह से दिन भर मेहनत करके कमाता है, उस भाई को भी पता था, एक फल बेचने वाले को भी पता था कि भले बहुमत ना मिले, सिंगल अच्छा, लार्जेस्ट पार्टी लेकिन भारतीय जनता पार्टी बन रही है। अच्छा, ये प्रशांत आप ये किशोर को क्या बताइए, आपको नहीं पता था? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपको ये मालूम था कि मोदी जी 1,51,51,000 से जीतेंगे? ये हमें तो नहीं मालूम था, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी नहीं कहा था कि सुबह 4 घंटे पीछे तो चलेंगे। राजनीति, भैया राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं कर सकता है, लेकिन एक सेंस ऑफ मैंडेट पकड़ने का काम, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक रिक्शे वाले भाई से लेके हमारे श्रमवीर जो हैं, श्रमजीवी जो लोग हैं, वो भी राजनीति को बेहतर समझते हैं। तो एक सेंस ऑफ मैंडेट पकड़ने का प्रयास प्रशांत किशोर ने भी किया और आपने भी किया। आप भी सही हैं, वो मोची भाई सही है, और प्रशांत किशोर भी सही है। तो प्रशांत किशोर जी के टीम में मोची भाई को भी एडजस्ट करवाना होगा। देखिए, मैं अब थोड़ा लाइटर मूड से आपके सवाल पे आता हूँ। राजनीति में 3 चीजों का बड़ा महत्व होता है, मैंने आपसे कल भी चर्चा किया था, चर्चा, पर्चा और खर्चा, और तीनों में उस्ताद है प्रशांत किशोर। चर्चा में भी बने रहते हैं, अब चर्चा में बने रहते हैं तो क्या कहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं तो पर्चा में भी मतलब खबर भी बनता है उनका, हम लोग चर्चा भी करते हैं, खबर में अखबार भी छपता है, और खर्चा भी कर रहे हैं। खर्चा कर रहे हैं मतलब जितना पदयात्रा हो रहा है, तमाम वैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उसमें पैसे की भी जरूरत होती होगी, रुपया धन की जरूरत पड़ती होगी। तो नहीं, देखिए, आजकल तो सुनते हैं ऋषि जी, मुझे नहीं पता, परसा मुझे किसी ने ऑफर नहीं किया आज तक, ऑफर करने की हिम्मत भी किसी की नहीं हुई मुझे ऑफर करने की, क्योंकि मेरे नैतिक बल पर बहुत लोगों को भरोसा है कि यहाँ ऑफर करना खतरे से खाली नहीं है, तो मुझे किसी ने नहीं किया। लेकिन आपको तो ये पता होगा कि आजकल मीडिया में भी किस तरह से वहां भी चर्चा, पर्चा, खर्चा तीनों की जरूरत पड़ती है। तो है ही। देखिए, मैं कहने का ये अर्थ था कि प्रशांत किशोर लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एक बेहतर रणनीतिकार है, राजनीति में प्रासंगिकता उनकी बनी रहे, लोगों में चर्चा बना रहे। आज प्रशांत किशोर चर्चा में तो बने हुए हैं ना, क्योंकि खर्चा भी तो कर रहे हैं। आप भी कुर्ता पर बंडी पहन लिए हैं, प्रशांत किशोर। नहीं, हाफ शर्ट है भैया, हाफ अच्छा शर्ट है, अच्छा, हम ठीक है, तब पत्रकार ठीक है। कुर्ता। देखिए, ये एक बात आप गलत बोलते हैं। देखिए, हमारे बिहार में भी एक कॉमन एक सवाल है कि मतलब कॉमन एक ट्रेंड है कि यदि पैजामा कुर्ता पहन लिएगा तो क्या आपको दूर से, अरे नेताजी, अरे पैजामा कुर्ता सिर्फ नेताजी थोड़ी पहनते हैं, पत्रकार भी पहनते हैं भैया। जैसे सबको पैजामा पहनना कुर्ता चाहिए, पहन के भारतीय परिधान है। पैजामा कुर्ता पहन के यदि कॉलोनी में निकल जाइए घूमने या सब्जी लाने या कहीं थोड़ा दोस्त यार के यहाँ, तो कहेंगे दूर से ही कोई अपना परिचित, अरे नेताजी, ये तो नेता हो गए। भैया, पैजामा कुर्ता नेता भी के इलेक्शन अलावा के टाइम में महाराज, इलेक्शन के टाइम पत्रकार में सब लोग पहनते हैं। इलेक्शन के टाइम में तो हम लोग का पैजामा कुर्ता घर में ही रह जाता है, क्योंकि अगर 10 दिन आप जाके घर बैठ जाइए अपने गांव में इलेक्शन के टाइम,
और कुर्ता पैजामा ही पहनिए 10 दिन, लोग समझ जाएंगे अच्छा ये भी अभिषेक जी, लगता है कि आ गए हैं फील्ड में। हम तो घर पे पजामा कुर्ता ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कंफर्ट, आदमी को बहुत कंफर्ट इलेक्शन में महसूस पहनते करता हैं है। कि नहीं? इलेक्शन में भी पहनते हैं। अब कहने वाले कहते रहे, नेताजी, पत्रकार जो भी कहना कहते रहे, लेकिन क्या जो तो हमारा प्रशांत किशोर हमको तो कुर्ता कंफर्ट। पहन लिए, सुनिए, प्रशांत किशोर तो कुर्ता पहन लिए, पत्रकार लोग पहुंच गए, ये इंटरव्यू क्यों बढ़ा हुआ है? ये कुर्ता क्या गांधी मैदान या राजभवन में शपथ लेने की हद तक जाएगा? उसके लिए अलग कुर्ता सिलवाने की ताकत देगा उनको? देखिए देखिए, ये कोई राजनीति जो है कोई मैजिक नहीं है कि ये 2-3 सालों के संघर्ष से वो पूरा बिहार की राजनीति को बदल देंगे। लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं, चर्चा में बने हुए हैं, पर्चा में भी बने हुए हैं और खर्चा भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि एक बड़े फोर्स के रूप में उभरे, बिहार की राजनीति में एक बड़े स्तंभ के रूप में उभरे। लेकिन ये मत सोचिए कि 2025 में प्रशांत किशोर सत्ता में आने ही जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। इतना बड़ा कोई करिश्मा नहीं होता है। कोई अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे के आंदोलन में भी आपने देखा कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा तो 30-35 सीटों तक सिमट गए थे। ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप मिल गया था। कांग्रेस के सहारे सरकार बनी थी पहली बार। तो उस समय का माहौल, और ऐसा माहौल तो बिहार में नहीं है प्रशांत किशोर के लिए। जो अन्ना मूवमेंट के बाद अरविंद केजरीवाल या तमाम अरविंद शीला दीक्षित के विरुद्ध माहौल बना था। हाँ, ऋषि जी संघर्ष कर कार्यक्रम रहे खत्म हैं, लोगों में ऋषि जी चर्चा में बने। जी, इस कार्यक्रम खत्म करने के पहले एक रोचक जानकारी आपको देते हैं। कल की बात है, कल सुबह जब मैंने देखा कि इंटरव्यू दे दनादन चल रहे हैं, तो प्रशांत किशोर की टीम के मेरे ही परिचित हैं, मित्र हैं, उनको मैंने फोन किया। उनकी टीम के, कोर टीम के हिस्सा माने जाने वाले, कहते हैं कि कोर टीम का हिस्सा है, लोग बताते हैं, मैं तो कभी जाके देखा नहीं कौन कोर टीम। तो पहले उनका डायलर टोन बड़ा सिंपल हुआ करता था फोन करने पर, कभी भी वो रखते नहीं थे, पुराने मित्र। कल जब मैंने फोन किया तो उनका डायलर टोन बज रहा था, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। मैंने कहा अरे, पूछा, उन्होंने फोन उठाया जब, मैंने पूछा कि ये क्या इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ये डायलर टोन आपका लगा हुआ है? सिंपल डायलर टोन आपका रिंग जाता था। तो बोले बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है। वाकई बिहार में सब कुछ गुलाबी गुलाबी दिख रहा है प्रशांत किशोर जी को, इतना गुलाबी दिख रहा है कि लग रहा है कि शायद बहुमत का आंकड़ा उनको आ जाएगा। खैर, हमारी शुभकामनाएं प्रशांत किशोर को भी है, तेजस्वी यादव को भी है, नीतीश कुमार को भी है, तीनों दल या मोर्चे के लोगों को है। अब देखने हैं जनता की शुभकामनाएं कितनी मिलती है। लेकिन सियासत में अभी बिहार में बहुत कुछ होना है, और सबसे बड़ा शाश्वत सत्य, कोई पसंद करे या न करे, बिहार की राजनीति में आज की तारीख में सबसे बड़ा शाश्वत सत्य यही है कि सियासत के रिंग मास्टर तो अभी भी नीतीश कुमार ही है, और एजेंडा नीतीश कुमार ही सेट करेंगे, और उस एजेंडे के आसपास घिरने की तरह मुद्दे तय करने के लिए, अपनी बिसात बिछाने के लिए, चाहे प्रशांत किशोर जुगाड़ बिछाए, चाहे बीजेपी साथ में रहकर जुगाड़ बिछाए, चाहे लालू यादव जुगाड़ बिछाए। फिलहाल तो स्थिति यही है कि बाकी लोग बोल के काम करते हैं, वो चुपचाप काम करते हैं। जब तक उनके पास सत्ता रहेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी रहेगी, तब तक रिंग मास्टर की भूमिका में नीतीश कुमार होंगे। और इस देश के बहुत कम मुख्यमंत्रियों को ये सौभाग्य हासिल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहकर, बाकी मुख्यमंत्री प्रशासनिक रूप से तो रिंग मास्टर होते हैं, राजनीतिक रूप से रिंग मास्टर की भूमिका में नहीं होते हैं, जो नीतीश कुमार। इसके पहले लालू यादव भी थे तो रिंग मास्टर की भूमिका में। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। इतनी दिलचस्प जानकारी ऋषि जी आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।